हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोफंडा। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे कि न्यूट्रिशन इन एमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग कैसे उसको पढ़ रहे हैं, उसका इजी वे कैसा है, हम लोग चार्ट में उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, एज वेल एज हाउ कैन वी राइट इन आवर एग्जाम्स। ओके, ठीक है बच्चों। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इन दोनों के बीचों में हमारा डिफरेंसेस क्या होता है। बहुत लोगों को ना ये कंफ्यूजन रहता है कि ब्रीदिंग कैसा रहता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, और बहुत लोगों को तो इसमें कंफ्यूजन ये भी रहता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक चीज है, बट नहीं। हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग किसको बोला जाता है और रेस्पिरेशन किसको बोला जा रहा है। ठीक है, ओके। तो आज जो टॉपिक उसके साथ देखने वाले हम लोग को रेस्पिरेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेस्पिरेशन किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, रेस्पिरेशन उसके बाद क्या हो रहा है हमारे बॉडी में। हम लोग रेस्पायर तो कर रहे हैं, बट रेस्पिरेशन की हमको जरूरत क्यों है, हम लोग रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं, व्हाई रेस्पिरेशन नीडेड फॉर आवर बॉडी, व्हाई ब्रीदिंग इज नीडेड फॉर आवर बॉडी। ये सब चीज हम लोग आज जानने वाले हैं और ये सब चीज आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ रहे हैं आज, और उसके साथों साथ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। पहली बात तो ये बच्चों की, पहला बात तो ये है कि ब्रीदिंग जो होता है, हम लोग ब्रीदिंग क्या कर रहे हैं, ब्रीथ बोलते हैं बच्चों, ब्रीथ करो। आपको अगर स्कूल में जब छोटे थे आप अगर योगा कर रहे हो, कुछ भी करो, तो बोलते हैं बच्चे आंख बंद करो और ब्रीथ करो। ब्रीथ आप लोग कैसे करते हो, ये जा रहा है एयर आपके अंदर जा रहा है और ये होके एयर रिलैक्स कर, यही है बस ब्रीदिंग। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन के साथ मिला के उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं कि ब्रीदिंग एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग समझ तो गए हैं ब्रीदिंग, बट लिखने में हमको तकलीफ होता है कि ब्रीदिंग होता क्या है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज ब्रीदिंग। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग। पहली बात तो ये है, इट इज ए प्रोसेस, it is a process where we exchange the gases by inhalation of O2 or oxygen and एक्सहेलेशन मतलब छोड़ना, इनहेलेशन मतलब लेना और एक्सहेलेशन मतलब छोड़ना, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। बट इसका प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग तो हम लोग जान ली कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बेटा CO2 O2 का सिर्फ लेने को हम लोग ब्रीदिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये ब्रीदिंग है। ओके, अभी रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, ये क्या होता है, बॉडी में ब्रेकडाउन होता है। किस चीज का ब्रेकडाउन होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी रिलीज इज इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी का एनर्जी क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसमें 3 फॉस्फेट होता है, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अगर 2 होता तो इसको डाइफॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी का एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है, एनर्जी कंटेंट है। ठीक है, तो मेन पहला वाला जो डेफिनेशन हमको जानना था वो हम लोग जान ली कि ब्रीदिंग क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का इनहेल करना
और CO2 का एक्सेल करना, इसको हम लोग ब्रीदिंग बोल रहे हैं। बट रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? उसी ऑक्सीजन के हेल्प से जो ब्रेकडाउन हो रहा है, किसमें ब्रेकडाउन हो रहा है? एनर्जी का ब्रेकडाउन हो रहा है। एनर्जी जो ब्रेक कर रहा है, खाना जो खा रहे हैं हम लोग, उसको ब्रेक करके जो एनर्जी बन रहा है, और जो एनर्जी हमारे बॉडी को नीडेड है, उसी एनर्जी जो हम लोग बना रहे हैं, उसको बोलना है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या होता है? एक इट इज एन वॉल्यूंटरी प्रोसेस। It is a voluntary process. Sorry, it is a voluntary process. It is an involuntary process. इसमें हमारा बॉडी को हेल्प करके जरूरत है। इसमें ब्रीदिंग करने के लिए हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के या कुछ पार्ट्स को हेल्प करने की जरूरत है। हम लोग वॉलंटरीली उसको अगर करेंगे तभी ये हो पाएगा, हम लोग के इनिशिएटिव से। बट ये जो प्रोसेस होता है इसमें इनवॉलंटरी, ये अगर हम लोग कुछ भी नहीं करें, हमारे बाहर से कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, ये बॉडी के अंदर हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, ये फिर देखते हैं डिफरेंसेस क्या होता है। It involves nasal passage as well as organs like lungs। ठीक है, बट ये क्या होता है? It involves or occurs inside the every cell, inside every cell। ठीक है, समझ गया बेटा? ये क्या होता है? ये क्या है? ये नेसल पैसेज और ऑर्गन्स लाइक लंग्स के इन्वॉल्वमेंट से ब्रीदिंग हम लोग कर पा रहे हैं। कुछ ऑर्गन्स में हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स, बट ये जो है ये क्या है? कहां हो रहा है? इनसाइड एवरी सेल, हर किसी सेल के अंदर ये पॉसिबल है, हर सेल में पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, आपको अगर नोट्स लिखना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके, थोड़ा जूम करके आप इसको नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसको मिटा के और पॉइंट्स डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, मैं लास्ट का एक पॉइंट नहीं मिटा रहा हूं, ताकि आप अगर नहीं लिख पाए, नहीं समझ पाए, तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ओके, देखो तो इसके बाद क्या पॉइंट है देखते हैं। ये क्या होता है? ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। इट इज ए एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। ये क्या है? व्हाट? इट इज एन इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस। मतलब ये सेल के बाहर होता है ब्रीदिंग, और ये सेल सभी सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ये सेल्स के बाहर होगा, मतलब हमारे बॉडी पे हो रहा है, हमारे नासल पैसेज का इन्वॉल्वमेंट है, तो बाहर से जा रहा है। बट ये जो है ये इंट्रासेलुलर है, मतलब हर सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, तभी तो बेटा हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है, हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। और जैसे आपको पता है ह्यूमंस में जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है वो ग्लाइकोजन होता है, तभी वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो पा रहा है, स्टार्च में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पा रहा है। अगर हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता तो हम लोग वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही वो रेस्पिरेशन है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वो सभी सेल्स के अंदर फॉर्म होता रहता है। इनिशियली वो सब सेल्स में फॉर्म होता ही जाता है। ठीक है, और इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, और क्या हो सकता है देखते हैं। आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका 5 मार्क का भी आप अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप 4-5 पॉइंट लिख रहे हो ना, इट इज सफिशिएंट फॉर योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है?
इट इन्वॉल्व्स डायफ्रागम। ये डायफ्रागम का इन्वॉल्वमेंट को भी मांगता है, डायफ्रागम को भी इन्वॉल्व करवाता है, बट ये क्या होता है, इट हैपेंस ओनली इन द सेल, ओनली इनसाइड द सेल्स। ये इसमें कोई ऑर्गन्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बट हर सेल के अंदर इसका काम चलता ही जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया रेस्पिरेशन। हम लोग क्या देखे, ये और एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, जिसमें हमको खुद का कुछ मैकेनिक्स मतलब हमारा बॉडी का कुछ फिजिकल मूवमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन लेना पड़ रहा है, हमारे नाक को बोलना पड़ रहा है कि भाई तू ऑक्सीजन ले ले, भाई तू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ ले। अगर तू ये नहीं करेगा तो तू हर दिन के लिए ऊपर चला जाएगा। बट इसको बोलना नहीं पड़ रहा है कि तू सेल है, तू खाना बना, अगर तू खाना नहीं बनाएगा तो एनर्जी नहीं बनाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। ये इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं पड़ता है, ये अपने आप किसी भी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये अपना काम खुद करता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। Okay, so these are some of the differences between breathing and respiration. If you want to take notes of these differences, you can just pause the video and take the notes. Okay, और आप इसको नोट कर लें, मेरा यही राय है आप इसको नोट कर लें, ताकि आपके एग्जाम में अगर आ रहा है आप इसको इजीली पॉइंट में लिख सकते हैं और आप में एग्जाम में ये अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। ये आपको समझने का एक इजी तरीका है, जैसे मैं लिखा दिया आप इसको समझ जा रहे हो तो आप ये इसको लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपका मार्क्स फुल से फुल आने वाला है, ठीक है, क्लियर हो रहे हो। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो और इसको ऐसे पढ़ोगे तो आप समझ के पढ़ोगे तो इसको इजीली आप याद भी कर सकते हो। सो ये तो हमारा खत्म हो गया ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, क्लियर। ओके, तो हम लोग तो डिस्कस कर लिए रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग का जो डिफरेंसेस है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, जो कि रेस्पिरेशन के बारे में। न्यू टॉपिक तो नहीं बोल सकते इसको, बट जो रेस्पिरेशन हम लोग डिस्कस किए, ब्रीथिंग के बारे में तो हम लोग जान गए, बट रेस्पिरेशन को जो डिस्कस किए हम लोग देखते हैं उसके टाइप्स क्या क्या है और रेस्पिरेशन किस तरह से हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, ठीक है। ओके, तो रेस्पिरेशन जो है ये इनिशियली तो ये हम लोग ऐसे देखने को जाए तो ये होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोग जानते भी हो जो ये एरोबिक करते हैं उनको बोला जाता है एरोब्स, मतलब जो बैक्टीरिया जो भी एनिमल्स या तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है एरोबिक रेस्पिरेशन में उनको एरोब्स बोला जाता है, और जो एनेरोबिक कर रहे हैं उनको बेटा एनेरोब्स बोला जाता है, ठीक है। जो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनको एरोब्स बोला जा रहा है, जो एनेरोबिक कर रहे हैं अभी उसको एनेरोब्स बोला जा रहा है। अभी पूछोगे सर आप तो ये बता दिए एरोबिक क्या होता है, एरोब्स जो करता है उसको एरोब्स बोलते हैं, और एनेरोबिक क्या है जो उसको करता है एनेरोब्स बोलते हैं, लेकिन ये दोनों होते क्या है। तो देखते हैं आ जाओ कि एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं और एनेरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऐसा एक रेस्पिरेशन है, ये ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन that is occurred in the presence of oxygen। ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अभी आप पूछोगे कि सर आप तो बोले थे कि रेस्पिरेशन का जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, सर आप बोले थे ऑक्सीजन की हेल्प से ही रेस्पिरेशन होता है, तो वो मैं पॉइंट बताया था जो रेस्पिरेशन का पॉइंट है। बट ऐसे भी कुछ रेस्पिरेशंस हैं जो कि कम ऑक्सीजन में या तो बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के भी हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी वो लोग कर पा रहे हैं, और उसी को ना बेटा हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। इसका कुछ देखते हैं पॉइंट्स, ये क्या होते हैं। तो आपको पता तो चल रहा होगा इसका क्या होता होगा एनेरोबिक का,
तो ये इसको बोलते हैं द रेस्पिरेशन और द रेस्पायरेशन, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, द रेस्पिरेशन that is occurred without the presence of oxygen, without the presence of oxygen or absence of oxygen, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो क्या होता है, ऑक्सीजन के विदाउट प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन के बिना या उसके एब्सेंस, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो पा रहा है, एब्सेंस, देखो मतलब ये लोग कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, सोच लो बेटा कि जो बिना ऑक्सीजन के भी बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। ये लोग ऑक्सीजन नीड करते हैं एक एटीपी बनाने के लिए, एक एनर्जी बनाने के लिए, बट ये लोग बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी एटीपी बना पा रहे हैं। तो लेट अस सी कि ये जो है ये कैसे करते हैं। उसके साथ साथ और एक भी जो टाइप है जो कम ऑक्सीजन से भी कुछ कर सकता है और एनर्जी में ब्रेक डाउन कर सकता है। लेट अस देखते हैं उसको कैसा लगता है, कैसा होता है। ओके, तो हमारा जो ट्राइसाइकिल का एक जो स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि एनर्जी बनता है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 आपका दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 6, आप उसको देख के भी पढ़ सकते, जो है आपको मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर आपके बुक में गिवन है मैं उसको आपको समझाने वाला हूं। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ग्लूकोज होता है क्या, 6,6H12O6, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा पायरुवेट में। किस में हो जाएगा? पायरुवेट। और ये होता है 3 कार्बन, मैं 3C लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, ओके, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप में ऐसा क्या हो रहा है बताओ, पहला स्टेप में क्या हो रहा है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ना, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं उन्हें 4, 5, 6, तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या कर रहा है, मतलब पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब सेल्स में रेस्पिरेशन में पहला ब्रेकडाउन क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 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 करके एक बॉन्ड, जो इन दोनों का बॉन्ड होता है उनमें एक ब्रेकेज आ जाएगा, टूट जाएगा। तो ये 3 कार्बन एक तरफ हो जाएंगे और ये 3 कार्बन एक तरफ हो जाएंगे, जिसको एक एक को हम लोग पायरुवेट बोला जा रहा है, ठीक है, जो एक एक को हम लोग पायरुवेट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इस पायरुवेट को लेके कौन क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारा जो मसल सेल्स में कैसा हो रहा है, जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कम ऑक्सीजन होने पर भी हम लोग उसको कुछ बना पा रहे हैं, उसको अभी देखते हैं, ठीक है। ओके, मैं ऐसा इस तरह का आपके बुक में जैसा दिया है उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। ओके, देखो, मान लो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, O2 का प्रेजेंस, ये होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका पावर हाउस ऑफ सेल्स है, आप क्लास 9th में पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि मतलब एनर्जी मेनली वहीं ही बनता है, वहीं स्टोर होता है। तो इसमें पहला क्या बनेगा, ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, अभी इसके पास ऑक्सीजन है, तो जान लो तुम लोग, अगर ऑक्सीजन है तो स्ट्रांगली उसको ब्रेक डाउन कर पाएगा, ठीक है। तो ये 6 से ब्रेक डाउन हो गया, 3 हो गया, तो ये कितने में ब्रेक डाउन हो जाएगा, CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कितना कार्बन मॉलिक्यूल है,
ये है 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, आपको पता है। ये CO2 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। तो CO2 में ब्रेक होने के बाद क्या कर देगा, ये H2O फिर दे देगा, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, और उसके साथ साथ ATP देगा, ठीक है, ATP देगा। और ये याद रखना बेटा, ये क्या करता है, 38 ATP देता है, 38, ठीक है। कितना ATP दे रहा है, 38 फॉर्म नंबर्स ऑफ ATP ये देता है, ठीक है। 38 ATP देता है, जो कि O2 के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे हमारे बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है वहां होता है। अभी देखते हैं ये ईस्ट सेल का, जो कि हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ईस्ट सेल्स में क्या होता है, विदाउट एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। ये किसमें फॉर्म कर रहा है, एब्सेंस ऑफ O2 में क्या फॉर्म हो रहा है, एब्सेंस ऑफ O2 में ये तो इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं है, इसके पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या करेगा, ज्यादा कुछ फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा कुछ फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो ये क्या कर रहा है, जो हमारा O2 है, जो हमारा O2 था, क्या कर रहा है, वो ज्यादा ऑक्सीजन में उसको कट कर पा रहा है। बट जो ये जो रह जाएगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रह जाएगा, ये ऑक्सीजन का एब्सेंस क्या करेगा, ज्यादा उसको ब्रेकेज नहीं कर पा रहा, उसके पास उतना ताकत नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा एब्सेंस ऑफ O2 है, मतलब उसमें उतना ब्रेकेज नहीं हो पाएगा। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुवेट का, इसको ब्रेक करके सिर्फ 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कर देगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इथेनॉल। इथेनॉल प्लस एनर्जी, ठीक है। ये इथेनॉल बना देगा प्लस एनर्जी। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है, जस्ट मतलब उसको थोड़ा सा ही ब्रेक डाउन कर पा रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। इसमें एनर्जी, इसके अलावा इसके कंपैरिजन में इसका जो एनर्जी है बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये जो ATP, इसको हम लोग एनर्जी को ATP भी लिख सकते हैं, जो कि ऊपर में लिखा हो, ये सिर्फ 2 ATP ही फॉर्म कर पाता है, सिर्फ 2, ठीक है। तो डिफरेंस देखो आप, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना बन रहा है ATP, और इसके ऑक्सीजन के एब्सेंस में कितना ATP सिर्फ बन पा रहा है। तो आप लोग बेटा डिफरेंस को देखो, आप लोग ये नहीं बोल रहे कि सर ये भी मतलब एनर्जी कर रहा है, ये भी एनर्जी कर रहा है, तो दोनों तो सेम हो गए। नहीं, इसके एनर्जी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ATP मिलता है, जिसको एनर्जी बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, बट इसका जो एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है ना, बहुत ही कम होता है इसके कंपैरिजन में। अभी और एक बच गया, जो उसको हम लोग देखते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां मतलब ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, और वो है हमारा मसल सेल्स, ठीक है, और वो है हमारा मसल सेल्स। तो ये जो मसल सेल्स है, ये क्या होता है बेटा, आप लोग जब रेस दौड़ रहे हो, जो जब भाग रहे हो, या तो किसी पहाड़ पर्वत में चढ़ रहे हो, तो आपको देखना पता चलता है कि ऐसा कुछ होने लगेगा। आपको क्या होता है, अपना मतलब ये सर हाथ खुजाने लग जाएगा, आपका स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट सीक्रेट करेगा, आपका बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगा, और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने पर क्या होगा, हमारे मसल सेल्स को ना, हमारे जो मसल्स हैं इधर के हमारे इधर के मसल्स, कहीं के भी मसल्स जो हैं, इन मसल्स को क्या चाहिए, हमेशा एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगा कैसे, हम लोग तो एनारोब्स नहीं हैं, हम लोग तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले हैं। तो हमारा जो मसल सेल्स है, ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं भी पहुंच पाया है, तो ये क्या करेगा, कुछ कम ऑक्सीजन जितना उसके पास स्टोर्ड ऑक्सीजन था, उनसे क्या कर देगा, ये फॉर्म कर देगा लैक्टिक एसिड, ये फॉर्म कर देगा लैक्टिक एसिड, जिसके साथ ATP फॉर्म होगा, और वो ATP भी सिर्फ 2 नंबर में ही होगा, 2 ATP ही फॉर्म होता है, ठीक है। इधर भी सिर्फ 2 ATP फॉर्म हो रहा है। देखो, एनर्जी के एब्सेंस में भी 2 ATP फॉर्म हो रहा है, और लैक ऑफ O2 में भी 2 ATP फॉर्म हो रहा है। तो आप लोग सोच लो कि ये जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कितना ज्यादा ATP हमको मिल पा रहा है, और कितना ब्रेकडाउन हो पा रहा है, बिकॉज जहां जितना ब्रेकडाउन होगा, जहां जितना इजी होगा ब्रेकडाउन, उसी समय इतना उसको ATP भी हमारे बॉडी को मिल पाएगा, या उस ऑर्गेनिज्म को मिल पाएगा। लेकिन अगर कम ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो ATP का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, और दिख भी रहा है आपको डिफरेंस। इधर 38 ATP सीक्रेशन हो रहा है, बन रहा है, मतलब
फॉर्म हो रहा है और इधर 2 एटीपी ही सिर्फ बन पा रहा है। उसके साथ साथ ये जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही रहेगा, इसका ब्रेकडाउन भी ज्यादा हो नहीं पाया है। ठीक है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही रहेगा। देखो इसको इजी वे में आपको कैसे पढ़ना है, इसका डिटेल क्या होता है मैं आपको इसी तरह समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, बीच में ब्रेक हो गया और एग्जैक्ट हाफ पूरा 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया। उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम लोग जो 3 टाइप के रेस्पिरेशन, पहले तो 2 पढ़े थे, बट ये जो लैक ऑफ O2 वाला ये टाइप का रेस्पिरेशन हम लोग इधर देखे और तीनों का हम लोग डिफरेंस कैसे देखे कि ये जो O2 का प्रेजेंस है, ये O2 के प्रेजेंस से ये क्या कर रहा है, CO2 फॉर्मेशन कर दे रहा है जो कि 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 1 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको अच्छे से ब्रेक कर रहा है, उसके साथ साथ एक वाटर कर रहा है और एटीपी जो है ये 38 नंबर पे एटीपी फॉर्म हो रहे हैं, 38 नंबर्स ऑफ एटीपी हो रहे हैं। बट ये जो एब्सेंस ऑफ O2 का है जो कि ईस्ट सेल में होता है, जिस ईस्ट पाउडर से आपका बेकिंग पाउडर बन रहा है, ठीक है, ये इथेनॉल फॉर्मेशन कर रहा है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, C2H5OH 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उनके साथ साथ एटीपी सिर्फ 2 फॉर्म हो पा रहा है, सिर्फ 2 एटीपी। क्लियर हो रहा है बेटा? जो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब जो मसल सेल्स में आप जब दौड़ रहे हो कि कुछ काम कर रहे हो, आपको उस टाइम अगर पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो आपका मसल सेल्स क्या करता है, जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसको लेके फिर काम करने लग जाता है, ब्रेकिंग करने लग जाता है और ये सिर्फ लैक्टिक एसिड बना पाता है जो कि सिर्फ 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है और उसमें भी सिर्फ 2 एटीपी ही फॉर्म हो पा रहा है। तो आप लोग क्लियर हो गए कि रेस्पिरेशन में ये जो 3 टाइप के रेस्पिरेशन है ये कहां मतलब इनका जो होता है बॉडी में, जिन जिन ऑर्गेनिज्म में ये सब होते हैं या तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स में ये सब हो रहे हैं, वो लोग क्या ब्रेक डाउन कर रहे हैं और वो लोग किस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, किस तरह का सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? दिस वाज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हम लोग ह्यूमंस के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, लंग्स का क्या क्राइटेरिया है, लंग्स में कैसे होता है, उसी को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इसको अगर लिखना चाहो तो उसी तरह फिर वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख लिए कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। हम लोग ये भी देख लिए कि रेस्पिरेशन का टाइप्स कैसा होता है और हम लोग ये भी देख लिए, स्टडी कर लिए, हम लोग कुछ सीखे इसके बारे में कि रेस्पिरेशन का जो एनारोबिक होते हैं, जो एरोबिक होते हैं और जो हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि मसल सेल्स में होते हैं, इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है और ये लोग क्या क्या फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम्स को लेते हुए, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर नंबर 6, जो तुम्हारा क्लास 10 वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बेटा रेस्पिरेशन कैसा होता है और क्या करता है, रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग तो अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, हमने तो बात कर लिया कि इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस था सर, बट आप इंट्रा सेलुलर तो बता दिए, लेकिन उस इंट्रा सेलुलर में सेल्स के अंदर क्या होता है हम लोगों को ये अभी पढ़ना है और मैं उसी चीज को आपको बताने वाला हूं कि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसा होता है। तो बेटा देखो, हम लोग जैसे आपको पता है हमारे चैनल में हम लोग एक वेबचार्ट की तरह पढ़ते हैं जिसको आपको लर्न करने में भी सुविधा हो और आप एग्जाम में उसको अच्छे से लर्न करके लिख सके, अटेंड कर सकें क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है। पहला आपका नाजल पैसेज है, नाजल पैसेज, और ये नाजल पैसेज में क्या रहता है, नाजल पैसेज में रहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या रहते हैं? नॉस्ट्रिल्स, जिनके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले रहे हैं। बेटा याद रखो, रेस्पिरेशन का एक स्टेप है ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग कर रहे हैं तभी रेस्पिरेशन हो पा रहा है। अगर हमारा ब्रीदिंग रेट कम रहा है तो रेस्पिरेशन में भी दिक्कत हमें आने वाला है, बिकॉज अगर हम लोग ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले रहे हैं और अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम ऑर्गन से बाहर नहीं निकाल के बाहर नहीं छोड़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकता, इजीली अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो
तो नेसल पैसेज, जो नाजल पैसेज है, नॉस्ट्रिल से क्या होगा, एयर अंदर जाएगा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो अंदर जा रहा है। उसके बाद वो कहां जा रहा है, उसके बाद आपका जो एलिमेंट्री कैनल है उसके थ्रू होके आपको एक चीज देके जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को एक चीज देके जाना पड़ेगा जो कि है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है एक चीज जिसमें क्या रहते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहते हैं, सॉरी हाँ, मतलब ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ये जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं ये क्या करेंगे, इस तरह के रहेंगे, ऐसा रहेगा तुम्हारा माउथ में जो कैनल होगा ट्रैकिया, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो सर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये इससे कैसा रिलेटेड है, तो ये इससे इस तरह रिलेटेड है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या प्रोवाइड करेगा, जब ऑक्सीजन जा रहा है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मतलब बहुत ही स्पीड से चला जाएगा और मतलब ऑक्सीजन कोलाइड करके इजीली जाने में, पैसेज में जाम होने का, ट्रैफिक होने का भी चांसेस है। जैसे तुम लोग जाते हो रोड में, ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक पुलिस स्टॉप का बटन देखा के आपको रोकता है, तो इस तरह इधर तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो इधर उनको ज्यादा मतलब कोलाइजन नहीं होकर के स्ट्रक्चर कैसा है हमारे बॉडी का, ऐसा स्ट्रक्चर है ताकि जो ऑक्सीजन ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर में क्या हो सके, इजीली मूव कर सके और कोई किसी के साथ कोलाइजन नहीं करेंगे। और ये कहां लीड करता है, हमको ले जाके, हमको ये ले जाके कहां लीड कर रहा है, ये ट्रैकिया ले जाके हमको छोड़ दे रहा है लंग्स पे, लंग्स पे छोड़ दे रहा है। और लंग्स पे पहुंचाने जो इस तरह के जो दो लेयर होते हैं, ये लेयर होने के बाद जो इस तरह का ये जो दो लेयर है इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में आने वाला है, ठीक है। जो ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में आने वाला है वो ब्रोंकाई फिर कहां ले जाएगा, ब्रोंकियोल्स के पास ले जाएगा, जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं। ये ब्रोंकाई सर होता क्या, आप तो नहीं बताया, मैं देखो ब्रोंकाई का ये बता रहा था कि ब्रोंकाई जो होता है ना वो लंग्स में ऐसा जो पाइप आपका रहता है, ये जो पाइप है ये इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। जो बिगर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिगर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके थ्रू से कहा क्या आ रहा है, जिनके थ्रू से ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, जो कि हमारे ट्रैकिया, जो कि हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड है, जो कि हमारे इसोफेगस कैनल, फूड कैनल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके थ्रू लंग्स में तो आ गया, लेकिन ये जो है ये क्या करेगा बेटा, जब लंग्स के अंदर आएगा ऐसे छोटे 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 ब्रांचेस में डिलीवर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिलीवर क्यों होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा ब्रांच हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर जगह नहीं जा सकता, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने के बाद ये जो है ये लोग लेके हर पार्ट को एल्वियोली में पहुंचाते हैं। कहां पहुंचाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर कुछ इधर भर ब्रोंकियोल्स में, लास्ट एंड में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तुमको तो लगता होगा सर ये क्या पेड़ बना दिए, गुलाब जामुन जैसा लग रहा है, गुलाब जामुन है पेड़ में, बट इसी स्ट्रक्चर का होता है ये ना होता है एक। अच्छा देखिए तुम लोग चिकन लेग पीस देखे हो ना, ये ब्रोंकियोल्स भी ना उसी तरह का लाल 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 स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा एल्वियोली का, देखो इसमें लिख लेते हैं, ये कहां ले जा रहा है, एल्वियोली। क्या होता है, एल्वियोली। तो ये जो एल्वियोली का स्ट्रक्चर है ना, ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनमें क्या रहते हैं, ब्लड वेसल्स भरे रहते हैं। क्या रहते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स पूरा भरे हुए रहते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स भरे हैं ये क्या करेंगे, अच्छा देखो हम लोग बेटा ये जो एल्वियोली है ये किसके साथ लिंक है, ये ब्रोंकियोल्स के साथ लिंक है और ब्रोंकियोल्स ब्रोंकाई के साथ लिंक है। तो ये जो एल्वियोली होंगे हमको पता है एल्वियोली क्या काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो कर रहा है, लेकिन कैसे करेगा, और देखते हैं कैसे कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो एल्वियोली है ये क्या कर रहा है, इसके साथ क्या होगा ना, ये इसके जो ब्रांचेस के साथ लिंक है, ये जो इसका वॉल खुला है, लिंक है इधर इधर ऐसे, तो ये क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीजन रहता है, हम लोग जब ऑक्सीजन ले रहे हैं बेटा, देखो कैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग जब ऑक्सीजन ले रहे हैं
देखो हमारा चेस्ट फुला हुआ है। डायफ्रागम क्या होता है? जो डायफ्रागम रहता है ऐसे नीचे इस तरह का शेप में जो डायफ्रागम रहता है, ये डायफ्रागम क्या होता है? जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो डायफ्रागम क्या हो रहा है? फूल रहा है। डायफ्रागम मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन को खींच के लाना है। ऐसे ऊपर जा रहा है तो ऑक्सीजन को खींच के लाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है जब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसी के साथ साथ क्या होता है? ये एल्वियोली भी फूलने लगता है। लंग्स भी हमारा फूलने लगेगा, उसके साथ साथ एल्वियोली भी फूलेगा, और उस फूलने के कारण इनमें कुछ ऐसे O2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं अंदर। तो O2 मॉलिक्यूल्स जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब अंदर आएंगे, ये क्या होंगे? उधर जो मतलब हमारा जो फ्लो होते रहेंगे ना, आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं, वो रेड ब्लड के सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा? ये अगर एक रेड ब्लड सेल है, इसके साथ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन मिल जाएगा। और ये लोग आरबीसी लोग क्या करेंगे? आरबीसी सब जाके उसको पहुंचाएंगे। उसको लिख देते हैं हम लोग। इस डायग्राम को मिटाने के बाद हम लोग उसको लिख लेते हैं कि आरबीसी कैसे करेंगे। तो समझ गए बेटा? जो एल्वियोली रहता है, उस एल्वियोली में डायफ्रागम जब हम लोग फुला रहे हैं, एयर अंदर आ रहा है, तो डायफ्रागम क्या करेगा? एयर को अंदर ला रहा है, लंग्स फूल रहे हैं, एल्वियोली फूल रहे हैं, तो उधर जो एल्वियोली के अंदर स्पेस रहेगा, उस स्पेस में क्या आ जाएंगे? ऑक्सीजन के कुछ ऐसे सेल्स आ जाएंगे, और उस ऑक्सीजन के सेल्स किसके साथ बॉन्ड कर लेंगे? आरबीसी के साथ ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। आरबीसी के साथ वो लोग ऐसे मिल जा रहे हैं, और आरबीसी क्या करेगा? उसको आरबीसी जो ब्लड सेल्स है, ब्लड तो हमारे हर जगह में है, तो ये आरबीसी एल्वियोली क्या कर रहा है? अभी इसके बाद ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आपको पता चलेगा। ये क्या होंगे? आरबीसी के साथ O2, आरबीसी इज मिक्स्ड विथ O2, आरबीसी O2 के साथ मिक्स हो जाएगा एंड मूव टू ऑल बॉडी पार्ट्स, और ये हर बॉडी पार्ट्स तक फिर चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आरबीसी के साथ मिक्स हो गया। जो आरबीसी कॉर्पस्कल्स रहते हैं गोला गोला होके, उनमें O2 अंदर आ जाएगा। ये आरबीसी के अंदर O2 आ गया, और ये हर बॉडी पार्ट्स, हर ऑर्गन में, हर सेल्स में, हर टिश्यू में जाके पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात कर लिया हम लोग। सर आप तो ऑक्सीजन का ही बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप बताए नहीं। सर कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे बॉडी में रहता है, उसको भी हमारा बॉडी बाहर भेजना रहता है, तो उसको कैसे करेंगे सर? तो अब जो देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैसे लाएगा, ठीक है। देखो हम लोग तो डायफ्रागम का स्वेलिंग का बात कर लिए, ठीक है। हम लोग जब स्वेल कर रहे, डायफ्रागम जब फुला रहे, मतलब ऑक्सीजन जब अंदर ला रहे हैं, तो ये तो मिक्स हो जा रहा है, बॉडी पार्ट्स आरबीसी के साथ मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। आरबीसी ऑक्सीजन में मिक्स हो जा रहा है और ऑक्सीजन को लेके हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा है। बट देखो ये स्वेल कर रहे हैं, ये रिलैक्स हो रहे हैं हम लोग, मतलब CO2 जो है बाहर ले रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन जब हम लोग ले रहे हैं, अंदर आ रहा है, जब रिलैक्स हो रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है? हर बॉडी पार्ट्स को तो चला गया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कहाँ आ जाता है? अभी ये एल्वियोली में आ जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में डायरेक्ट आ जाएगा, एल्वियोली के अंदर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो बाहर निकल गया, तो इसके जगह में ना कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रहा है, जो हर बॉडी ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है। एल्वियोली क्या कर दिया? ऑक्सीजन को बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन आया डायफ्रागम के साथ, जब रिलैक्स हुआ ऑक्सीजन बाहर भेज दिया, और जब हम लोग ये छोड़ रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड आके हमारे उस टाइम एल्वियोली में आ जा रहा है। जो ऑक्सीजन का जगह था वो कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जगह पे अभी कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लेकिन इसको तो हम लोग ऑर्गन्स तक नहीं भेज सकते, इसको ऑर्गन्स को वापस हमको नहीं देना है। और ये ना बेटा हमेशा याद रखना, मोर सॉल्युबल होता है वाटर पे, मोर सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू O2, मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर के साथ मिल जाएगा, और जो रिएक्शन फॉर्म करेगा ना, वो रिएक्शन क्या होता है? आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये रिएक्शन होता है H2O प्लस CO2, ये मिलके ना, ये मिलके H3O माइनस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? H3O बना देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये रिएक्शन वो लोग फॉर्म कर देते हैं, ओके।
तो ये रिएक्शन जब फॉर्म कर लेंगे, ये क्या होगा, ये उसका सॉल्युबल प्रोडक्ट है, ये CO2 का सॉल्युबल प्रोडक्ट है, ये CO2 का सॉल्युबल प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट की क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड लेके उसको कहां भेज दे रहा है, बाहर हमारे नासल पैसेज के थ्रू फिर से एयर में कन्वर्ट करके बाहर छोड़ दे रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस था। पहले क्या हो रहा है, नासल पैसेज का इन्वॉल्वमेंट है, जो नॉस्ट्रिल से वो इनसाइड एयर ले रहा है, आउटसाइड एयर छोड़ रहा है। फिर ट्राकिया में जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, जो रिंग्स रहते हैं, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, तो ऑक्सीजन का जो पैसेज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पैसेज होगा, कोई किसी के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे और धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्ट को पास में, मतलब अपने गैसेस को लेके ऊपर या बाहर या अंदर कर सकते हैं। उसके बाद वो लंग्स ट्रैकिया किस में ले जा रहा है, हमें लंग्स में ले जा रहा है एयर को, और लंग्स लीड कर रहे हैं ब्रोंकाई, जो छोटे छोटे स्टेम्स हैं जिसके थ्रू हम लोग लंग्स में जा रहे हैं, वो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स की तरफ हमें लीड करवा रहे हैं। और वो जो छोटा छोटा ब्रांच है, ब्रोंकीस हर जगह नहीं पहुंच सकते, वो लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए वो लोग ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स क्या हो रहा है बेटा, वो ब्रोंक्यूल्स क्या हो रहा है, एल्वियोली में जा रहा है, और उस एल्वियोली में, ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो एल्वियोली है, वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या कर रहा है, इसका फंक्शन यही है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएगा। और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करवाएगा, जब हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, तभी हमारा डायफ्रागम खुल के चेस्ट कैविटी फूल रहा है, लंग्स फूल रहा है, तो उस फूलने के दौरान एल्वियोली भी क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, एल्वियोली भी स्वेल कर जाएगा। और ये जब स्वेल करेगा, वो एल्वियोली के अंदर जो ब्लड वेसल्स रहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेंगे। और ऑक्सीजन जब हमारे अंदर आ रहा है, जो आरबीसी उधर फ्लो कर रहे रहेंगे ऐसे गोले गोले करके, उनके अंदर ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन फॉर्म कर मिक्स हो जाएगा। और उस मिक्स हो जाने के बाद जिस तरह हमारे ब्लड हर बॉडी ऑर्गन्स में पास करते हैं, उसी तरह ऑक्सीजन भी ब्लड के साथ, रेड ब्लड के साथ हर ऑर्गन में पास कर पाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये क्या होता है ना, ये यूटिलाइज्ड ब्लड के ये यूटिलाइज्ड गैस होता है, जो कि हमारा बॉडी ऑलरेडी फॉर्म करके बाहर भेजने के लिए छोड़ता है लंग्स को सौंप देता है हमारा बॉडी, और बोलता है कि आप इसको ले लो, मुझे और नीड नहीं है इसका, और आप इसको बाहर पहुंचा दो, अभी मेरा ये CO2 का कुछ दरकार नहीं है। ठीक है, तो ये CO2 जो है, ये क्या करेगा, फिर से मतलब ये ज्यादा सॉल्युबल रहता है वाटर में, लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल रहता है H कंपेयर टू O2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H2 के साथ मिलकर H3O बना देगा, H3O माइनस बना रहा है, जो H3O क्या हो जाएगा, उसका सॉल्युबल फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो भी ब्लड के साथ मिलकर बाहर फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जान लिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अच्छा, अभी तुम्हारे मन में ये डाउट होगा कि सर ये तो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ये तो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ लिए, लेकिन सर कुछ लार्ज एनिमल्स रहते हैं जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि जिराफ, सर इनमें रेस्पिरेशन में कुछ इश्यूज नहीं होता क्या? सर ये लोग इतने बड़े बड़े बॉडी हैंडल करते हैं, तो ये लोग का नाक और ये लोग का डायफ्रागम, ये जो सब होता है, इसमें अब सफिशिएंट हो जाता है क्या? सफिशिएंट ऑक्सीजन वो लोग ले पाते हैं क्या? सफिशिएंट ब्रेकडाउन होता है क्या? लेकिन आप अगर ऐसा डाउट आ रहा है मन में, तो ये सही क्वेश्चन है। हम लोग के जो मतलब हम लोग के सराउंडिंग में जो देख रहे हैं, बड़े बड़े एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है, जिराफ्स होते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, जिराफ जो होंगे, ये इनमें कैसा होता है, इनमें इस तरह का होता है, इनमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना बेटा, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ आवर, और ऑक्सीजन कैरियर ऑफ आवर बॉडी, इसको कैरियर भी बोला जाता है, ऑक्सीजन कैरियर और कंटेंट ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं वो यही हीमोग्लोबिन ही कैरी करता है। तो इन बड़े ऑर्गेनिजम्स में, बड़े बड़े एनिमल्स में क्या होता है
जो हमारा हेमोग्लोबिन रहता है ना, ये क्या करेगा, बाहर से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन को खींच लाएगा। इधर अगर ऑक्सीजन दिख गया और इधर हेमोग्लोबिन है ना, ये इसको इधर से ऐसे खींच रहा है, और खींचने के बाद ये डायरेक्ट क्या करेगा, लंग्स को दे देगा, और लंग्स जिस तरह का रेस्पिरेशन उसको करना रहेगा, जैसे रेस्पिरेशन करता है वो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा। ये बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में यही एक डिफरेंसेस रहता है जो हमको सीखने वाली बात है। और ये हेमोग्लोबिन बेटा हमेशा ऑक्सीजन कैरियर और ऑक्सीजन कंटेंट रहता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है ना, जो हम लोग देखे अभी रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट देता है, और याद कर लो बेटा ये हेमोग्लोबिन रेड पिगमेंट क्यों देता है। हेमोग्लोबिन रेड होता है हमको तो पता है, लेकिन रेड क्यों होता है। हेमोग्लोबिन इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन, because of the presence of iron, ठीक है। इसमें आयरन प्रेजेंस रहता है, इसीलिए वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। अभी आपके मन में और एक डाउट आता होगा, सर प्लांट्स में ग्रीन कलर होता है, लीव्स में ग्रीन कलर होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। ये आपको पता है ग्रीन कलर होता है, बट आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि ग्रीन कलर जो होता है ये क्यों होता है। ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होते हैं, और ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होते हैं, इसीलिए वो लोग रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है उनको, और इनको ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है। और ये रेड पिगमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमारे ब्लड के रेड पिगमेंट होते हैं, और ये उसी तरह प्लांट्स के ग्रीन पिगमेंट होते हैं। तो ठीक है, समझ पा रहे हो। उसी तरह आपको अगर ये जानना है तो आप इसको नोट्स कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर कोई एंट्रांसेस दे रहे हो, जैसे आपके टैलेंट टैक्स एग्जाम हो गए, जैसे आप विराट के एंट्रांस हो गए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसी तरह का सिली जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसी को आप नोट्स कर लोगे, तो आप एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट के व्यू में कोई एंट्रांस में अगर फेस कर रहे हो तो आपको इजी होगा वो एंट्रांस के क्वेश्चन को हैंडल करने या टैकल करने में, ठीक है। तो हमारा जो आज का सेशन था, हम लोग आज देखे कि ब्रीदिंग क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस देखे। फिर हम लोग रेस्पिरेशन जो होता है रेस्पिरेशन देख लिए। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़े, बिगर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, बिगर एनिमल्स में कैसे होता है उसको भी देखे। और उसको सबको देखने के बाद हम लोग ये ग्रीन पिगमेंट, रेड पिगमेंट के बारे में भी जाने कि ये क्यों ग्रीन होता है और रेड क्यों होता है, ठीक है। तो आज का सेशन टोटल रेस्पिरेशन के बारे में था, ब्रीदिंग के बारे में था। तो इफ आपको नोट्स बनाना है, आप वीडियो को उस जगह में स्किप कर, सॉरी पॉज कर लें और नोट्स को बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद उसको रीड करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आज हम लोग क्या पढ़ें। और ऐसे ही हमारे क्लास को बेटा फॉलो करने, हमारे क्लास के बारे में जानने के लिए, हमारे क्लासेस को फॉलो करने के लिए, हमारे क्लासेस के पढ़ने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और आपका व्यूज जरूर दें। आपका व्यूज हमें कंटेंट कमेंट के थ्रू बताएं, ताकि हमारे हम लोग अगर कुछ डेवलपमेंट को नीड करते हैं हम लोग के बीच, और अगर कोई कंटेंट आपको जानना रहता है तो आप अगर कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज नीडेड है, आप कौन कौन से कंटेंट के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो, तो उसी तरह का हम लोग कंटेंट भी हम बना पाए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जितने भी वीडियोस आ रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट, आपके जो सीबीएसई एग्जाम्स आ रहे हैं, क्लास 10 बोर्ड्स के, क्लास 9 के एग्जाम है, हम उस पर वीडियो बना पाए। और वीडियो बनाने, हम लोग उसको वीडियो बना रहे हैं और बनाने जा रहे हैं, तो जो भी नए वीडियोस आ रहे हैं आप उसको सब्सक्राइब करने के कारण आप उसको वीडियोस के थ्रू आ सकेंगे और आपको वीडियोस मिल पाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी उसमें बेनिफिटेड हो। थैंक यू।